आज आपने बड़ा सरल रेखा कर दिया। अब आपका एक क्वेश्चन बनता है, एक कार 50 मीटर त्रिज्या पे वृत्तीय पथ पर एक पूर्ण चक्कर लगाती है। ये आपका एक प्रश्न बना कि एक कार 50 मीटर की त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक पूर्ण चक्कर लगाती है। कार द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसका विस्थापन बताइए। यानी कार जो है वृत्ताकार पथ पर, यानी ये आपका वृत्ताकार पथ है, इस पर चक्कर लगा रही है। ये कोई कार है, इस पर चक्कर लगा रही है। अब आप देख रहे हैं कार यहां से चलना प्रारंभ हुई, यहां से चली, चलते चलते फिर अपनी इसी पोजीशन में आ गई। ठीक बात है। आपको दिया वृत्तीय पथ की त्रिज्या 50 मीटर है, तो हम क्या करेंगे, वृत्तीय पथ की त्रिज्या r इक्वल टू 50 मीटर। अगर यह था कि हम कार जो है वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रही है तो उसकी त्रिज्या कितनी थी, 50 मीटर की थी। अतः एक पूर्ण चक्कर तय करने में कितनी दूरी कराएगी बोलते हैं, की गई कुल दूरी एक पूर्ण चक्कर में तय करने में की कुल दूरी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, वृत्त है तो वृत्त में क्या लगाएंगे, फॉर्मूला 2 पाई r। ठीक बात है, 2 पाई r लगा देंगे हम, 2 × पाई में लगा देंगे 3.14 r कितनी आपकी 50 मीटर। 2 से 50 को भाग दिया तो गुणा किया, कितनी बार गया, 100 बार गया। 3.14 × 100। जहां 2 बार दशमलव है, हम तो जहां दशमलव हटा तो उसमें डालना 314 मीटर। ये उसने दूरी कर ली है, 314 मीटर दूरी कर ली। अब वो कह रहा विस्थापन क्या कीजिए, अतः विस्थापन, भैया विस्थापन यहां से गई और वहां से आगे नहीं में आ गई तो क्या हो गया विस्थापन, इसका 0 हो गया, तो लिख देंगे 0 मीटर है। ये आपका एक सवाल हो गया, कर लीजिए। इसमें किसी की समझ नहीं आया तो
एक कार एक शहर ए से शहर बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा शहर बी से ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस लौट कर आती है। कार की संपूर्ण यात्रा के लिए औसत वेग तथा चाल ज्ञात कीजिए। अगर आपको इस टाइप का सवाल दिया जाए उसका मतलब कहने का यह है कि कोई भी एक कार है जो एटा से आगरा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है और आगरा से एटा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की लौट से वापस लौट जाती है। ठीक बात है। तो कार शहर ए से शहर बी तक शहर ए से शहर बी तक की दूरी देख लेंगे। माना शहर ए से बी तक की दूरी एस है। या हमने दूरी को कितना मान लिया? एस है। अब शहर ए से बी तक जाने में लगा समय का फार्मूला लगा देंगे हैं। क्या होता है समय का फार्मूला? दूरी बटे चाल। दूरी हमारे पास कितनी है? x। हम मान लो यहाँ तक समय मान लेते हैं समय हमारा कीमत क्योंकि पहला ले रहे हैं तो क्या हो जाएगी दूरी? s बटे t1। एस बटे शहर ए से बी तक जाने में कितना समय लगती है? 40 है ना। तो तीन बराबर 2 दूरी बटे 4 तो हो गया एस बटे 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही शहर बी से शहर ए तक आने में समय कितना लगेगी? शहर बी से शहर ए तक आने में लगा समय। इसको मान लिया हमने T2 दूरी बटे 4। दूरी हमारे पास क्या है? x 430 किलोमीटर पर आवर। ठीक बात है। अब हमें क्या करना? संपूर्ण यात्रा उसने कितने समय में तय की पूछ रहा है। संपूर्ण यात्रा कितने समय में उसने तय की? अतः संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? कुल तय की दूरी बटे कुल लगा समय। कुल तय दूरी बटे कुल लगा समय। कुल तय की दूरी यानी एक तो x1 में थी s1 40 थी और दूसरी क्या थी? s1 30 थी। यानी हम ऐसे करते हैं इसको s प्लस s बटे T1 प्लस T2। तो दिक्कत होगी हमें से? कोई दिक्कत नहीं होगी। s और s कितनी होगी भाई? 2s। T1 और T2 T1 का मान कितना था? s/40 प्लस s/30 दोनों का मैं यहाँ क्या रख दिए? मान रख दिए। s से ले लो 4 या 12 120 हो जाएगा। 2 × 120 करते सीधा सीधा
चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, और यहाँ पर जाएगा प्लस बटे में 3 प्लस 4 सिया 4। क्लियर है? अब 2 से काटा हमने, 2 दूनी 4, 2 6 12 0, 3 से काटा 3 दूनी 0, 20 आ गया। और अगर हम इसको ऐसे ना करके ऐसे करें, इनको जोड़ लें, क्योंकि जुड़े हैं तो भाई 102 120 बटे 3 प्लस 4, यानी ये आ गया आपका 2 × 120 बटे 3 प्लस 4, 2 × 120 बटे 7, 120 का गुणा किया 2 से, कितना हो गया 240 बटे 7, 7 किया 21, कितना बचा 3 बचा, 7 को 28। अब मिल जाएगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देगा, कितना हो जाएगा 7 दिया किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी औसत चाल करके आ गई। आपको करा संपूर्ण यात्रा के लिए औसत वेग, संपूर्ण यात्रा के लिए औसत वेग, और वेग औसत वेग का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, क्या होता है कुल विस्थापन बटे कुल लगा समय, कुल विस्थापन बटे कुल लगा समय। हमारे पास कुल विस्थापन कितना निकल के आया भैया, गई और लौट आई 0 था, बटे लगा समय इवन कितना था हमारे पास s बटे 40 प्लस s बटे 30, क्योंकि t1 ये था हमारे पास, हमारे पास ये था, यानी कि ये क्या हो गया u बटे हो गया 0, ये हो गया विस्थापन, क्या हो गया इसका 0 हो गया। ये आपका सवाल हो गया। एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पूछ लेता हूं कभी कभी, क्या लिखेंगे, एक पत्थर को 100 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से गिराया जाता है, पत्थर पृथ्वी पर पड़ी रेत, पत्थर पृथ्वी पर पड़ी रेत में 2 मीटर तक घुस जाता है, पत्थर में मंदन की गणना कीजिए। मंदन की गणना कीजिए। भाई एक पत्थर है 100 मीटर ऊंची इमारत से नीचे गिराया जा रहा है, यानी h बराबर कितना है 100 मीटर पूर्व दिशा से। तो किस दिशा से नीचे गिराया जा रहा है, इसलिए गिरते समय पत्थर का प्रारंभिक वेग क्या होता है u बराबर क्या हो जाएगा भाई, जो पत्थर वहां से फेंका जाएगा तो उस समय उसका वेग क्या होगा 0 होगा, तो u बराबर क्या हो गया 0। एक बात हमारे पास क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम कर रहे हैं गति के तृतीय समीकरण से।
भैया मैंने आपको दूसरा एक बोला है कि ऊपर से नीचे फेंके जाते हैं, नीचे से ऊपर फेंके जाते हैं, उनमें क्या हो जाता है, x की जगह h आ जाता है। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ah, s की जगह h आ गया। इसमें हम मान रख लेंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर है, लो भैया, प्लस 2 a एक्सप्रेशन ओ 2a 2gh रखते हैं हम, क्योंकि वो कहां से आता है, नीचे गिर रहा है ना, तो वो एक जगह g आ जाएगा। g का मान कितना होगा, 9.8 इनटू हाइट आपकी 100 मीटर। ये तो आपका 0 है ही नहीं, इससे तो कोई मतलब नहीं रहा। 3 क्या हो गया, v स्क्वायर इक्वल टू 2 इनटू 9.8 इनटू 100 इज इक्वल टू 2 8 16 एक बचा 2 में 18 और 1 19 इनटू 100। जहां से हम दशमलव हटाएं तो क्या हो जाएगा यहाँ है भाई, एक दशमलव हटाएंगे तो एक यूनिट मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1960, ठीक हो जाएगा 1960 क्या हो जाएगा, v का मान हो जाएगा 20। ठीक बात है। अब क्या कह रहा है, जो प्रतिबिंब है वो गिरता है तो उसमें क्या होती है, रेत होती है, और जब वो रेत में जाकर पड़ता है तो रेत में वो अंदर 2 मीटर तक घुस जाता है। सुना पत्थर जमीन पर पड़ी रेत में 2 मीटर तक धस जाता है। पत्थर जो है वो जमीन पर पड़ी रेत में या 2 मीटर तक अंदर धस जाता है। अब हम लगाते हैं गति के तृतीय समीकरण में कौन सा अतः गति के तृतीय समीकरण, और वो क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक बात है। v स्क्वायर का मान हमारे पास कितना निकल के आया है, यहां हम ऐसे करते अंतिम में जब वो धस गया तो वो 0 हो गया उसका अंतिम में, भाई पत्थर जब अंदर घुस गया तब जाके रुक गया तो उसका वेग अंतिम में v क्या हो गया 0, तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर किसकी हो जाएगा, u स्क्वायर हो जाएगा। ठीक बात है, v स्क्वायर बराबर किसको हो जाएगा, u स्क्वायर। भाई वो प्रारंभिक तरफ अंदर जाके फंस गया तो वो दोनों वेग तो बराबर होंगे ना, तो ये कर दिया हमने v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, तो u तो 0 हो गया, तो u स्क्वायर भी आपका यहाँ क्या हो गया 0 हो गया। ठीक बात है। अब क्या करें, इसका बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब इसका मान लगाएं v का, v स्क्वायर प्लस 2as लगा दें, तो v स्क्वायर क्या करते हैं, u स्क्वायर का मान होगा वही तो v का मान होगा, तो v स्क्वायर का मान होगा तो वही तो u स्क्वायर का मान होगा, तो 1960 प्लस 2 इनटू a तुरंत हो गया, तो ये तो ही रहेगा, इसका तो मान लीजिए भाई इनटू डैश, इसकी डिस्टेंस चली को 2 मीटर ही तो होता अंदर इनटू 2, इसलिए 2a बराबर क्या हो जाएगा, कौन बताएगा मुझे, 2 गुनी 4 हो गया, सीधा सीधा मारने हम ये कर देते हैं यहाँ, 2 गुनी 4 ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा माइनस 1960 बटे 4। ठीक बात है। अब हम क्या करेंगे, ये बराबर माइनस 4 से काटते हैं, 4 में 4 4 शून्य 4 की 12 4 चौक 16, फिर बचे 4 में 36 और ये बचा आपका 0।
यानी कि ये हुआ -490 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। और नंबर होगा, याद रखना आंसर देंगे। एक पत्थर को 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से गिराया जाता है। साथ ही अन्य पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर की ओर फेंका जाता है। वह समय ज्ञात करो जिस पर दोनों पत्थर एक दूसरे को पार करते हो। पत्थर को 50 मीटर ऊंची इमारत से गिराया जाता है। वह समय याद करो जिसमें पत्थर एक दूसरे को पार करते हो। यानी पत्थर 20 मीटर प्रति सेकंड की ऊंचाई से, तो आप लिख देंगे U1 बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड। ये इसका ऊर्ध्व हुआ प्रारंभिक वेग। ठीक बात है। आप जानते हैं G बराबर क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये बात हो गई क्लियर। इसलिए T समय में पत्थर का विस्थापन, गौर करेंगे भाई, T समय में पत्थर का विस्थापन क्या होगा? ऊपर से आ रहा है, यानी ऐसे इसका क्या होगा? क्या हो सकता है इसमें? यानी कि हो जाएगा UT U1T, क्योंकि पहला पत्थर है, माइनस हाफ GT स्क्वायर। क्लियर है? इसको आप समीकरण देख लेते हैं, ये बात आपको मालूम पड़ गई। ठीक है। अब और करेंगे नीचे गिराए गए पत्थर की या पिंड की गति, ये भी हमें देखना पड़ेगी। नीचे गिरा गया पिंड की गति क्या होगी? किस वेग से गिरा भाई? प्रारंभिक वेग तो उसका 0 हो गया, लेकिन उससे जब ये बोलता ना G 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हुआ। अब करते हैं T समय बाद पिंड का विस्थापन। T समय बाद पिंड का विस्थापन देखेंगे हम क्या होगा। तो भैया क्या हो जाएगा? A1 T1 बराबर क्या हो जाएगा? -A2 T2। ये होगा। या हम इसको सीधा सीधा करते हैं 50 से UJ
50 में से u को हम क्या करेंगे, पत्थर से पार करेगा, u में से जाएगा तो वहां पे ऐड करेंगे तो 50 माइनस u कर दें, कर सकते हैं, या हाइट में से करते 50 माइनस 10, पूरी हाइट में से 50 घटा देंगे, 50 माइनस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 रहेगा ही रहेगा, प्लस फॉर्मूला वही रहेगा u t यानी 0 into t प्लस हाफ बोलो जी टी स्क्वायर। ठीक बात है। अब इसमें हम लिखते हैं मान 50 माइनस है, 0 को ऐसा का 0 हो गया, तो फिर बोलिए तो क्या होगा 0 हो गया, क्या क्या होता है हमारे पास जी टी स्क्वायर होता है, जी टी स्क्वायर 50 माइनस है बराबर जी टी स्क्वायर। ठीक बात है भाई। अब हमने समीकरण एक जो बनाया था x बराबर u1 t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसमें क्या करें, इसको इससे जोड़ दें, इसको दो मान लेते हैं, समीकरण एक को समीकरण दो से जोड़ दें, समीकरण एक को समीकरण दो से जोड़ देते हैं। ये माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर है, प्लस का जी टी स्क्वायर है, क्या बचेगा, या h है या h है, माइनस का h है प्लस का h, यहां पर हमने हो गया 50 में बराबर क्या बचेगा, u1t। ठीक बात है। अब हमें अभिष्ट समय निकालना है t, इसलिए अभिष्ट समय t इक्वल टू 50 अपॉन u1, ये आपका निकल के आ जाएगा। तो u1 का मान कितना है 20 दिया रखा है, तो ये क्या हो जाएगा t बराबर 50 बटे 20, 0 से 0 काट दिया, 2 से काटा, 2 3 4 मिनट लगा के 2 पंजे 10 सेकंड, और ये 2.5 का आंसर होगा, वही आपका सही आंसर होगा। एक बहुत ही बढ़िया सवाल बनता है जो अक्सर आता है, तो सवाल क्या है, तो सवाल यह है कि एक घर की छत से जल की बूंदें 1 सेकंड में नियमित समय अंतराल पर 1 सेकंड में नियमित समय अंतराल पर गिर रही हैं। तीसरी, चौथी और पांचवी बूंद की स्थिति, तीसरी, चौथी और पांचवी बूंद की स्थिति ज्ञात कीजिए, जबकि छठी बूंद छत से गिरने वाली हो। ये आपकी भूमि है और ये आपके घर की छत है। वो कह रहा है कि घर की बूंदें, मतलब घर में जो बूंदें गिर रही है वो 1 सेकंड के अंतराल पर है। अंतराल का क्या है 1 सेकंड। और छठी बूंद क्या है कि वहां से गिरने वाले हो, तब उन बूंदों की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी ये आपकी छठी बूंद जो बिल्कुल गिरने वाली है, गिरी नहीं है, गिरने वाली है।
ये आपकी बूंदें हैं, छठी बूंद, पांचवी बूंद, चौथी बूंद, तीसरी बूंद, दूसरी बूंद और पहली बूंद। प्रति सेकंड का अंतराल क्या है? 1 सेकंड के अंतराल होते हैं। तो करा तीसरी, चौथी और पांचवी, 1 2 3, तीसरे सेकंड में तीसरी बूंद आ गई, दूसरे सेकंड में चौथी आ गई, पहले सेकंड में पांचवी बूंद आएगी, है ना। चित्र को बनाने के बाद हम काम करेंगे तो स्टार्ट। जैसे कि घर की जो छत की वो है, जल की जो बूंदें हैं वो 1 सेकंड के नियमित समय अंतराल से गिर रही है। जल की बूंदें 1 सेकंड के नियमित समय अंतराल से गिर रही हैं। सही बात है भाई। अब देखेंगे जब छठी बूंद छत से गिराई जाएगी, गिरी नहीं है, जब छठी बूंद छत से छठी बूंद छत से गिराई जाएगी, तब तीसरी बूंद कितने सेकंड तक? 3 सेकंड तक। तीसरी बूंद 3 सेकंड तक, चौथी बूंद 3 सेकंड तक गति करेगी। इसी प्रकार पांचवी, चौथी, चौथी बूंद कितने सेकंड तक गति करेगी? 2 सेकंड तक। तथा पांचवी बूंद 1 सेकंड तक गति करेगी। ये तो हमने देख लिया भाई। अब क्या है, इन बूंदों के सापेक्ष तय की गई दूरियां इसे निकालेंगे। इन बूंदों के सापेक्ष तय की गई कौन सा तीन बूंदों वाला पूछा? तीसरी का, चौथी का, पांचवी का, है ना। तो क्या करें, H1 बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। H2 बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, H3 बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। फॉर्मूला सबसे सेम ही रहेगा, ठीक है। इनमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे H1 तो हमने कौन सी बूंद माना है? तीसरी बूंद। तो ये क्या हो गया? 1/2 इंटू जी का मान लगा दें हम, कितना लगाना है? 9.8 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 किया हो जाएगा 9। क्लियर है? 1/2 इंटू 9.8 इंटू यहाँ चौथी बूंद 2 सेकंड में 2 का स्क्वायर कर कितना हो गया? 4 9.8 इंटू
ये हमने कर लिया भाई। अब हम देखेंगे कि 2 से काटा हमने कितनी बार क्या है 2 चौको 8 और लगा दें कितना होगा क्या ऐसा करो ये 9 है 9 को गुणा करो 9 8 बेहतर 9 ने 85 और 7 कितने हुए 80 उसे काट देंगे 2 चौको 8 2 चौको 8 तो एकदम 9.8 तक ध्यान दिया जाएगा तो एक पॉइंट ध्यान दिया जाएगा यानी जो पहली आई आपकी x1 बराबर आई आपकी 44.1 मीटर। क्लियर है? ऐसी दूसरी इसको सॉल्व करा हमने 832 का 2 832 का 2 936 तो 2 38 पॉइंट लगा दिए दूसरे काटा इसी बार का 2 लेकर 2 1 बचा 2 में 18 पॉइंट लगा के 1 बराबर यानी x2 बराबर आपको निकल के आया 19.1 मीटर। क्लियर? ऐसे हम इसको तीसरा कर लेंगे ये तो एक ही है काट देंगे 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 पॉइंट लगा दिया 2 में 18 4.9 into 1 यानी 4.9 जाएगा तो x3 बराबर आएगा आपका 4.9 मीटर। इस तरीके से आप तीन दूरियां निकाल लेंगे। क्लियर? एक सरल रेखीय पथ में वस्तु का समय ग्राफ प्रदर्शित किया गया है। वस्तु द्वारा 6 सेकंड में चली गई दूरी तथा विस्थापन किया गया है। यह आपका वेग समय ग्राफ है, यह आपका वेग है, यह आपका समय है। तो क्या वस्तु द्वारा 6 सेकंड में तय की गई दूरी देखेंगे। अतः वस्तु द्वारा 6 सेकंड में तय की गई दूरी वस्तु यहां से चली है यहाँ आई है यहाँ पे आके समय को क्या कर ग्राफ क्या v और t एक समय दिख रहा होगा vt बिंदु में वेग समय दिख रहा हो गया ये बीच घिरी आकृति का क्षेत्रफल। इसके बीच जो आकृति है घिरी इसका हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है यानी कि प्रथम 2 सेकंड में तय की गई दूरी प्रथम 2 सेकंड में तय की गई दूरी प्रथम 2 सेकंड में हमने दूरी की 2 सेकंड में तय की गई दूरी प्लस अगले 2 सेकंड में तय की गई दूरी प्लस अगले 2 सेकंड में तय की गई दूरी प्लस अंतिम 2 सेकंड में तय की गई दूरी अंतिम 2 सेकंड में तय की गई दूरी अंतराल में 2 सेकंड तय किया प्रथम 2 सेकंड में द्वितीय 2 सेकंड में और अंतिम 2 सेकंड में तय की गई दूरी प्रथम में चली वो 4 मीटर
4 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से 4 मीटर प्रति सेकंड कितने सेकंड में चली 2 सेकंड में इंटू 2 प्लस अगले 2 सेकंड में चलेगी दूरी कितनी चली 2 मीटर कितनी आई 2 मीटर यानी 2 प्रति सेकंड इंटू 2 मीटर प्रति सेकंड इंटू प्लस अंतिम 2 सेकंड में देखेंगे दूरी क्या हो गई 2 और चल रही 2 से यहाँ पे आने 2 चल गई अंतिम में 4 चल गई 6 तक गई तो कितनी हुई 2 चली तो कितनी हो गई 2 मीटर प्रति सेकंड इंटू इनका मापन कर लेंगे पूरा क्या हो जाएगा भाई 4 दूनी 8 प्लस 8 हो गया 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 क्लियर है ना कितने मीटर हो गई 16 मीटर अगर वो पूछ रहा है दूरी कितने मीटर चली है तो आप बता रहे 16 मीटर चली या फिर इसका राइट होगा 16 मीटर अब वो पूछ रहा है विस्थापन ही क्या कीजिए विस्थापन तो हमें क्या करना होगा इसलिए अभी विस्थापन देखेंगे हम 8 मीटर फिर क्या करेंगे -4 मीटर फिर उसमें +4 मीटर हम क्या करेंगे जोड़ देंगे 8 मीटर -4 मीटर +4 मीटर यहाँ कितना होगा 8 में से 4 कितने बचे 4 तो 4 और 4 कितने हो गए 8 मीटर का उसने विस्थापन तय कर लिया विस्थापन हो गया 8 मीटर आंसर आपका बिल्कुल राइट होगा कर लीजिए इसको ये आपको ग्राफ दिया है और एक्स एक्स में हमने यहाँ पे एक्स एक्स हो गया या वाई एक्स हो गया गतिशील तल का वेग समय ग्राफ प्रदर्शित किया गया है सबसे पहले पूछना इसमें त्वरण बताइए त्वरण क्या होगा पहली चीज देखते हैं त्वरण यानी एक्सेलरेशन को हम नोट करते हैं त्वरण की परिभाषा क्या होती है कि वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं तो क्या कहते हैं dv अपॉन dt डेल्टा v अपॉन डेल्टा t ठीक बात है प्रथम में 8 सेकंड आखिरी जोड़ है आखिरी जो बता दिया 8 - 2 बट्टे डेल्टा t समय कितना लगा उसको समय कितना लगा 4 सेकंड यानी 4 - 0 सेकंड 8 में से दूरिया कितना बचा 6 और ये तो 4 है ये कितना आ गया भाई 4 एकदम 4 पॉइंट लगा के बिंदु बना दिया 4 पॉइंट मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक का आंसर आपका ये सही होगा 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ठीक बात है दूसरा ग्राफ 0 से 4 सेकंड तक चलेगी दूरी 0 से 4 सेकंड तक चली गई 0 से 4 सेकंड तक चली गई दूरी कितनी होगी भैया s दूरी चलेगी s + 2 ठीक है अपॉन क्या हो जाएगा भैया बटे 2 s कितनी दूरी चली तुम्हारी जीरो से 4 सेकंड तक चलेगी दूरी यानी आपने मान लो सीधा सीधा ये आ गया हम इसको ऐसे मान के इसको 8 + 2 बटे 2 यानी 8 + 2 10 कितना हो गया इंटू और 4 सेकंड तक चलेगी दूरी 4 भी तो आएगा भाई तो कितना
है 2 से घाट को 2 दूनी 4, 8 हो तो 10, 10 दूनी कितना हो गया 20 मीटर, और तो 20 मीटर आपका हो गया। मतलब केवल